सही। तो हम वापस से कंटिन्यू करते हैं। कल जहाँ पर हमने अपनी बात ख़त्म करी थी, वो हमने ख़त्म करी थी कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और नंबर्स क्या होते हैं ना। हमने पढ़ा था, हमारी बात ख़त्म हुई थी इफ एल्स पे। लेकिन हमने थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ स्ट्रिंग की भी पढ़ी थी, वेरिएबल्स की भी पढ़ी थी, वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे डाटा सेव करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और हमने देखा था कि नंबर्स भी किस तरह बनाया जाता है। अगर हमें नंबर बनाने होंगे तो हम बगैर कोटेशन मार्क के अपने डाटा लिखेंगे। कुछ भी डाटा हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर हमने स्ट्रिंग बनाने होंगे तो हम कोटेशन मार्क के साथ अपना डाटा इनपुट करेंगे, और अब ये एक स्ट्रिंग माने जाएंगे, है ना। इसी लेकिन अगर मुझे इस वैल्यू को सेव कराना है, तो इस वैल्यू को सेव कराने के लिए मुझे एक वेरिएबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल हमने कैसे बनाए थे, पहले लेट लिखा, फिर उस वेरिएबल का नाम जो भी हम देना चाहें, मैं इसका नाम ग्रीड देता हूँ। और उसके बाद इक्वल टू लिख के, और इक्वल टू को हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको मैं कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और अब ये वैल्यू इस वेरिएबल को मिल चुकी है। फिर हमने देखा कॉन्सोल डॉट लॉग एक ऐसा फंक्शन है जिसके जरिए हम इस वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं एक स्क्रिप्ट के अंदर। और हमें हमें कैसे हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और फिर दो ब्रैकेट्स लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स। और इन ब्रैकेट्स के बीच में हम इनपुट देते हैं, कोई भी डाटा इनपुट के तौर पे देते हैं। अगर मैं यहाँ पर यही वेरिएबल इनपुट के तौर पे दूँ और एंटर करूँ, तो मेरे पास ये जो स्ट्रिंग है जो मैंने इस वेरिएबल में सेव कराया था, वो प्रिंट हो गया। अगर मुझे इसके साथ कोई नया स्ट्रिंग जोड़ना होगा, तो फिर मैं क्या करूँगा। एक तरीका तो यह है कि मैं ग्रीट के बाद प्लस इक्वल टू लिखूँ, उससे पुरानी स्ट्रिंग में डाटा ऐड हो जाएगा। और अब मेरा स्ट्रिंग चेंज हो चुका है। और दूसरा तरीका क्या था कि अगर मैं डाटा इसके साथ जोड़ना चाह रहा हूँ ग्रीट के साथ, लेकिन सेव नहीं कराना चाह रहा, यानी मेरा जो वेरिएबल है वो हेलो वर्ल्ड ही रहे, हाय मेरे वेरिएबल के साथ ना लगे, तो उसके लिए मैं console डॉट लॉग के ऊपर जाके ग्रीट लिखकर यहाँ पर डाटा ऐड करा सकता हूँ। अब जो मैं डाटा इसमें इसके साथ जोड़ रहा हूँ, वो सिर्फ अभी एंटर दबाऊंगा तो डाटा जुड़ेगा। लेकिन जब दोबारा मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करूंगा, तो वो डाटा सेव नहीं होगा जो भी मैं उसके साथ जोड़ूंगा। तो ये एक तरीका था दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने का। इसी तरह दो नंबर्स को आपस में जोड़ने का तरीका क्या था कि अगर मैं दो स्ट्रिंग्स, एक नंबर बना रहा हूँ 9 और एक नंबर है मेरे पास 8, और मैं इन दोनों को प्लस करा रहा हूँ, तो जावास्क्रिप्ट मुझे कुछ अजीब सा आउटपुट देगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट समझेगा कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं, ये एक नंबर नहीं है बल्कि एक स्ट्रिंग है। अगर मुझे जावास्क्रिप्ट को बताना होगा कि इसको स्ट्रिंग के तौर पे नहीं बल्कि नंबर के तौर पे सेव करना है, उसके लिए मुझे कोटेशन मार्क्स हटाने पड़ेंगे। और अब जावास्क्रिप्ट इनको एक नंबर समझेगा और इसका सही आंसर देगा। इसी तरह इन दोनों को माइनस कराने के लिए माइनस का साइन लगा देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के लिए हमारे पास कीबोर्ड में क्योंकि मल्टीप्लाई का कोई बटन नहीं होता, तो हम 8 शिफ्ट के साथ 8 दबाते हैं, तो ये बटन हमारे पास आता है, इसको एस्टेरिक कहते हैं। तो इस एस्टेरिक के बटन से हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अगर हमें डिवाइड कराना है, तो डिवाइड का बटन भी कीबोर्ड में नहीं होता, तो हम स्लैश इस्तेमाल करके इन दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करा सकते हैं। अगर मुझे इन दोनों का आंसर सेव कराना है, तो उसके लिए मैं दोबारा से एक वेरिएबल बना सकता हूँ, उसका नाम मैं कुछ भी रख दूँ, और उसके अंदर मैं इस डाटा को सेव करा सकता हूँ। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। और अब जब मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट कराऊंगा console डॉट लॉग में, तो मेरे पास रिजल्ट प्रिंट होगा। फिर हमने जावास्क्रिप्ट से सवाल जवाब पूछे बूलियन के जरिए, यानी ट्रू, एक वैल्यू हमारे पास ट्रू थी और दूसरी फॉल्स थी, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट से कोई सवाल जवाब कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट से कंडीशंस चेक करा सकते हैं। हमारे पास एक चीज़ थी कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या थी कि हमने देखा कि अगर हम जावास्क्रिप्ट को कोई भी बात बोलते हैं कि 9 जो है वो ग्रेटर देन 8 है, तो जावास्क्रिप्ट हमें, अब ये मैं इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहा हूँ कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो जावास्क्रिप्ट मुझे जवाब में बोलेगा कि या तो मेरी बात सच है या झूठ है, यानी या तो मेरी बात ट्रू है या मेरी बात फॉल्स है। अच्छा,
अब सही है बस। तो जावास्क्रिप्ट में बताता है कि मेरी बात सच है या झूठ है, और सच के लिए जावास्क्रिप्ट ट्रू रिटर्न करता है और झूठ के लिए जावास्क्रिप्ट फॉल्स रिटर्न करता है। यानी अगर मैं जावास्क्रिप्ट को कोई ऐसी बात बोलूँ जो झूठ है, जैसे मैं जावास्क्रिप्ट को बोलूँ कि 10 नॉट इक्वल टू 10 है, यानी 10 जो है वो 10 के बराबर नहीं है, तो अब जावास्क्रिप्ट मुझे बोलेगा फॉल्स, मेरी बात झूठ है। तो ये जावास्क्रिप्ट में कंडीशंस बनाने का तरीका होता है, और हमने देखा था अब इन सवाल जवाब का हमें इस्तेमाल कहाँ पर होगा ना। यानी हम अगर हम ये बात है तो हमें भी पता है कि 10 10 के बराबर नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट ने हमें कोई नई बात तो नहीं बताई। लेकिन हमने देखा कि जब हमें कोई चीज़ किसी कंडीशन के सच होने पर रन करानी होती है, तो हम जावास्क्रिप्ट को इफ एल्स में कंडीशंस देते हैं। और कंडीशन कैसे देते हैं, मैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंग्लिश बोलने वालों ने इन्वेंट करी है, तो हम इंग्लिश में ही जावास्क्रिप्ट कोड करते हैं। मैं जावास्क्रिप्ट को बोलता हूँ कि अगर, यानी अगर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफ, उसके बाद कंडीशन देने के लिए मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ता है। मैं जावास्क्रिप्ट को बोलता हूँ अगर 10 जो, और इसके बीच में मैं कुछ भी कंडीशन लिख सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है, कोई भी कंडीशन हो सकती है दुनिया की। मैं जावास्क्रिप्ट को बोलता हूँ कि अगर 10 जो है वो ग्रेटर देन है 10 के, अगर 10 जो है वो 10 से बड़ा है, तो क्या कर दो, console डॉट लॉग इट्स ट्रू कर दो। इट्स ट्रू कर दो। अब जावास्क्रिप्ट इट्स ट्रू प्रिंट नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि ये जो मैंने इसको बात बोली है ये झूठ है। ये वाली जो बात है console डॉट लॉग इट्स ट्रू वाली, वो उसी वक्त रन होगी जब ये वाली बात सच होगी। इसी तरह अगर मैं जावास्क्रिप्ट को बोलूँ कि 10 जो है वो ग्रेटर देन 9 है, तो अब जावास्क्रिप्ट मुझे बोलेगी हाँ ये बात सच है, इट्स ट्रू। यानी अब ये कंडीशन सच थी, तो जावास्क्रिप्ट ने console डॉट लॉग इट्स ट्रू कर दिया। अभी असाइनमेंट, सॉरी, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, ये बहुत तरह के होते हैं, कोई 10 12 तरह के होते हैं। वो सारे टाइप्स जो थी हमने कल वाले लेक्चर में देखी थी, जितने भी टाइप्स के कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। और मैंने लिंक भी शेयर किया था, आप उस लिंक में जाके वो देख भी सकते हैं। तकरीबन 8 9 तरह के हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने देखा था कि अगर मैं जावास्क्रिप्ट को बोलूँ कि भाई अगर ये बात झूठ है, ऊपर वाली बात, तो ये वाला कोड तो रन नहीं कर रहे, लेकिन कुछ और तो रन करो। तो वो मैं जावास्क्रिप्ट को किस तरह बोलता हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट को बोलता हूँ कि अगर 10 जो है वो ग्रेटर देन 9 है, तो इट्स ट्रू करो, लेकिन अगर 10 ग्रेटर देन 9 नहीं है, यानी अगर, एल्स का मतलब अगर ये बात झूठ है, तो प्रिंट करो console डॉट लॉग इट्स फॉल्स। उस पर जावास्क्रिप्ट ने मुझे इट्स ट्रू रिटर्न किया, क्यों? क्योंकि ये जो बात थी ये सच बात थी, 10 जो है ग्रेटर देन 9 है। लेकिन अगर इसी तरह मैं इसको, इस 10 को ईट कर दूं, तो अब जावास्क्रिप्ट मुझे क्या बोलेगा, इट्स फॉल्स, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ये झूठ हो जाएगी। 8 जो है वो 9 से बड़ा नहीं है, हम सब जानते हैं। अब मैं इसको रन करूंगा, तो जावास्क्रिप्ट मुझे बोल रही है इट्स फॉल्स, यानी ये बात झूठ है। अब इसी तरह मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें दो नंबर होंगे, और उस नंबर को हम कैलकुलेट करके, उन दोनों का आंसर हम कैलकुलेट करके यूजर को दिखाएंगे। यानी एक सिंपल कैलकुलेटर बनाता है। पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट एक्स, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ 8 की वैल्यू। दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ वाई, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ 10 की वैल्यू। अब मैं एक तीसरा वेरिएबल बनाता हूँ, और इस वेरिएबल में इन दोनों को ऐड कराता हूँ, एक्स प्लस वाई, बीच में इक्वल टू लगाएंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, एंटर करूंगा, तो अब मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा console डॉट लॉग का फंक्शन लिखकर, तो मेरे पास सम जो है वो प्रिंट हो रहा है, 18 इन दोनों का सम है, एक्स प्लस वाई, यानी 8 प्लस 10 18 है। अब मैं जावास्क्रिप्ट को बोलता हूँ, अब मैं कंडीशन लगाता हूँ, लेकिन जब भी कोई यूज़र मेरी वेबसाइट पर आएगा, तो यूज़र मेरी स्क्रिप्ट में जाके वेरिएबल को वैल्यू थोड़ी देता है। जब आप किसी कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हैं, तो आप उस कैलकुलेटर के कोड में जाके उसके वेरिएबल को वैल्यू थोड़ी देते हैं, आप तो इनपुट बॉक्स में वैल्यू लिखते हैं ना। तो जब मेरा यूज़र मेरी वेबसाइट पे आए,
तो मैं इसको इनपुट बॉक्स कैसे दिखाऊं, उसके लिए जावास्क्रिप्ट का एक और बना बनाया फंक्शन है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट। अगर मैं प्रॉम्प्ट लिखूं, अब प्रॉम्प्ट एक वेरिएबल नहीं है, एक फंक्शन है। फंक्शन जावास्क्रिप्ट में किस तरह बनाते हैं, वेरिएबल का फंक्शन का नाम लिखा, अगर मैं एंटर करूंगा तो ये फंक्शन नहीं काम करा, क्योंकि फंक्शन को काम करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट को बताना पड़ता है कि एक फंक्शन है। और कैसे बताते हैं, दो ब्रैकेट्स लगाकर। अब अगर मैं एंटर करूंगा तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास एक इस तरह का बॉक्स खुला है, इनपुट बॉक्स एक इस तरह का मेरे पास ओपन हो गया, जो मुझे कह रहा है कि google.com सेज। अब यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, ओके करूँगा तो अब मेरे पास ये वैल्यू वापस आ रही है। लेकिन ये वैल्यू मेरे पास ज़ाया हो रही है, क्योंकि इस वैल्यू को मैं कहीं सेव नहीं करा रहा। अगर मैं इस वैल्यू को दोबारा इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता इस वैल्यू को इस्तेमाल कैसे करना है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि यूज़र num1, यानी यूज़र ने जो नंबर 1 दिया है वो इक्वल प्रॉम्प्ट, यानी प्रॉम्प्ट के इक्वल, और फंक्शन, यानी मैं जावास्क्रिप्ट को आसान अल्फाज में ये बोल रहा हूँ कि ये जो प्रॉम्प्ट है, इसने जो मुझे नंबर वापस कर ला कर दिया है ना, इस नंबर को यूजर num1 के वेरिएबल में सेव करा दो। अभी एंटर करते हैं। अब मैं यहाँ कोई वैल्यू देता हूँ उससे, मैं इसको वैल्यू देता हूँ 19, एंटर करता हूँ। और अब जब मैं यूजर num1 लिखूंगा तो जो वैल्यू मैंने उस प्रॉम्प्ट वाले बॉक्स में लिखी थी, इनपुट बॉक्स में, वो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो गई है 19। यानी उस वैल्यू को मैंने इस वेरिएबल में सेव कराकर यहाँ पर प्रिंट भी कर दिया है। तो अब मैं यूजर से इनपुट ले पा रहा हूँ, अपने हार्ड कोडेड वैल्यूज वेरिएबल की नहीं दे रहा। लेकिन मैं अगर इसको दोबारा रन करूँ इस प्रॉम्प्ट वाले फंक्शन को, तो यहाँ पे मेरे पास कोई मैसेज नहीं आ रहा। अब मेरी वेबसाइट पे एक यूज़र आ रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि इस बॉक्स में क्या लिखना है। मुझे उसको बताना पड़ेगा ना कि यहाँ नंबर 1 लिखें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा से इन दो ब्रैकेट्स के अंदर मैं इनपुट दूंगा जावास्क्रिप्ट को। क्या इनपुट दूंगा, एक स्ट्रिंग इनपुट दे रहा हूँ, और मैं इसको यूज़र को बोलता हूँ एंटर अ नंबर। अब मैं ये वेरिएबल पहले बना चुका हूँ, तो मुझे लेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको बोलता हूँ एंटर नंबर 1, एंटर करूँगा तो अब मेरे पास ये मैसेज यहाँ पर लिखा आ रहा है एंटर नंबर 1। तो जो भी मैं इनपुट के तौर पे इसको स्ट्रिंग दूंगा या इंटीजर दूंगा, वो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, जो भी मैं इसको वैल्यू दूंगा। अब मैं यहाँ पर नंबर 1 लिखता हूँ 12, ओके करता हूँ, और मेरे पास 12 आ गया। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम देता हूँ यूजर num2। इसको मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ इनपुट के तौर पे एंटर नंबर 2, एंटर करूँगा तो अब यहाँ पर मैं दूसरा नंबर दे सकता हूँ। दूसरा नंबर मैं देता हूँ 15, एंटर करता हूँ और मेरे पास दोनों नंबर सेव हो गए। मुझे कैसे पता चलेगा मेरे पास सेव हुआ है नहीं हुआ, मैं console.log यानी प्रिंट करा कर देख सकता हूँ कि इस यूजर num2 के वेरिएबल के अंदर क्या सेव है। एंटर करूँगा तो मेरे पास 15 आ रहा है। अब मुझे दो अगर प्रिंट कराना है तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, यूजर num1 कॉमा यूजर num2। अब जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, दोनों को प्रिंट करा देगी, 12 और 15। मैं इन दोनों को ऐड करा के यूज़र को इसका आंसर दिखा सकता हूँ। लेकिन ये आंसर बहुत अजीब सा आ रहा है, बजाय इसके 27 आंसर आए दो नंबर्स को प्लस कराने का, ये आंसर आ रहा है 1215, 1215। यानी जो मैथ हमने स्कूल स्कूल में पढ़ी थी उसमें 12 + 15 27 होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट यहाँ पर कह रहा है 1215 होता है। किसी के पास जवाब है इस बात का? ये बात हमने कल भी बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी, और आज भी हमने शुरू में एक बात बोली। कॉन्केटिनेट हो गया। कॉनकैटिनेट हो गया, सही बात है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है, जो हमें वैल्यू रिटर्न कर रही थी वो स्ट्रिंग थी। यानी आप देखें जब मैंने प्रॉम्प्ट का की जो जो आंसर मेरे पास आया, प्रॉम्प्ट का जो आंसर मेरे पास आया, वो आंसर क्या आया था, एक स्ट्रिंग आंसर आया था 12 के दोनों तरफ
कोटेशन मार्क लगे हुए हैं, 12 के दोनों तरफ कोटेशन मार्क हैं, और कोटेशन मार्क हमेशा स्ट्रिंग के साथ लगे होते हैं। तो इसका मतलब जो हमें आंसर मिल रहा है वो 12 मिल रहा है, एक स्ट्रिंग मिल रहा है। हम हम चाहते हैं कि ये आंसर जो हमें मिल रहा है ये एक स्ट्रिंग ना मिले बल्कि हमें एक नंबर मिले। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि हम इसको ऐड करें, क्योंकि यूज़र को तो ये बात समझ नहीं आएगी कि ये स्ट्रिंग है या नंबर है, उसको तो सही आंसर चाहिए ना। वो तुम्हारी वेबसाइट को डिसलाइक कर देगा। तो हम एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, एक और बना बनाया फंक्शन है जिसका नाम है पार्स इंट। पार्स इंट क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को एक नंबर में कन्वर्ट कर देता है। मैं इसको इनपुट के तौर पे अपना वेरिएबल देता हूँ, यूज़र नेम 1, और अब इसने यूज़र नेम 1 को एक इनपुट इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह मैं यूज़र नेम 2 को इनपुट के तौर पे देता हूँ यहाँ पर, और एंटर करूँगा तो यूज़र नेम 2 को भी 15 में, यानी एक नंबर में कन्वर्ट कर देगा। मैंने जो इसको इनपुट दिया यूज़र नेम 1, वो 12 इंटीजर बन गया, नंबर बन गया, और जो दूसरा इनपुट दिया यूज़र नेम 2, वो भी एक नंबर बन गया। अब मैं इसको प्लस करा के देखता हूँ, अब भी मेरे पास 1215 आ रहा है। वो इस वजह से, क्योंकि मैंने इसको ऐड तो कराया, सॉरी मैंने इसको कन्वर्ट तो कराया, मैंने इस स्ट्रिंग को एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन मैंने फिर से इस वैल्यू को ज़ाया कर दिया, मैंने इसको कहीं सेव नहीं कराया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एक नया वेरिएबल बनाऊं, या फिर जो मेरे पास पुराना वेरिएबल बना हुआ है यूज़र नम 1 का, उसकी वैल्यू को अपडेट कर दूं। कल हमने देखा था कि अगर हमें पुरानी वैल्यू को रख के साथ एक नई वैल्यू जोड़नी होती है तो हम प्लस इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं बने बनाए वेरिएबल पे। और अगर हमें पुरानी वैल्यू डिलीट करके नई वैल्यू सेव करनी होती है किसी भी वेरिएबल में, तो हम सिर्फ एक इक्वल टू लगाते हैं। और इस इक्वल टू में मैं क्या दे सकता हूँ, ये वाला फंक्शन, और इसका इनपुट यूजर नम 1। एंटर करता हूँ, 12 आ गया। अब मैं यही सेम काम यूजर नम 2 के साथ करता हूँ, जहाँ पर नंबर है वहाँ 2 कर देता हूँ। और अब जब मैं एंटर करूँगा तो अब ये दोनों मैंने कन्वर्ट, अब इस स्टेप में मैंने क्या किया, ना सिर्फ स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट किया, बल्कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है, जो रिटर्न आ रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, उसको मैंने वेरिएबल में सेव भी कर दिया, यानी अपने वेरिएबल को अपडेट कर दिया, उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। 15 आ गया। अब मैं करके देखता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग यूजर नेम 1 प्लस यूजर नेम 2, एंटर करूँगा तो अब मेरे पास 27 आ रहा है। यानी अब दोनों जो मेरे स्ट्रिंग थे जो मुझे प्रॉम्प्ट में मिले, वो नंबर में कन्वर्ट होकर मेरे पास सेव हो गए हैं, और ये आ रहा है। अब इस कंसोल विंडो से निकलते हैं और हम जाते हैं एक टेक्स्ट एडिटर पे, जिसमें हम एक अपनी खुद की स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट बनाते हैं जिसको बार बार रन कर सकें। क्योंकि अगर मैंने कल आपको बताया था कि अगर मैं इस टैब को बंद करता हूँ और इस टैब पर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर वो सारा डाटा जा चुका है। अब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा तो वो सारा डाटा जा चुका है। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग यूजर नाम रन करूंगा तो इस नाम की कोई भी चीज़ इस टैब पे मौजूद नहीं है, वो सारा डाटा डिलीट हो चुका है, क्योंकि ये डाटा सारा रैम में से हो रहा है। तो हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं कि जब भी उस स्क्रिप्ट को चलाएं तो ऑटोमेटिक ये कोड बन जाए। स्क्रिप्ट बनाने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा, जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड या एटम या सबलाइम या कोई भी एक अच्छा सा एडिटर। लेकिन अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड नहीं किया हुआ तो फिलहाल हम विजुअल स्टूडियो कोड के बगैर स्क्रिप्ट बनाना देखते हैं, ताकि अच्छे से समझ आए। अब अपने कंप्यूटर पर नोटपैड खोलें, आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाएं और वहाँ से नोटपैड खोलें। हम आज से नोटपैड पर काम करते हैं, कल से हम विजुअल स्टूडियो कोड पे काम करेंगे। यानी जो बच्चे अभी विजुअल स्टूडियो कोड जिनके पास अवेलेबल नहीं है, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया हुआ, वो भी हमारे साथ फॉलो कर सकें। तो मैंने अभी नोटपैड खोला है, मैं शेयर करता हूँ। अब मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अब जब मैं नोटपैड खोलूँगा, नोटपैड पे इस तरह का कुछ मेरे पास आएगा, बिल्कुल खाली सी विंडो है, इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मैं इसको पहले स्क्रिप्ट का टैग लिखूंगा, फिर स्क्रिप्ट का टैग बंद कर दूंगा, यानी इन दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो जावा स्क्रिप्ट होगी। मैं इसको सेव कराता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस दबा के, या फाइल में जाके सेव पे क्लिक करके मैं इसको सेव कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ। और याद रहे, मैं इसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ, मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रोग्राम 1
लेकिन आखिर में डॉट एच टी एम एल लगाना ज़रूरी है। आप इस साइट पर डॉट एच टी एम एल से पहले इस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, या फिर स्क्रिप्ट, या फिर जो मर्जी नाम आप रखना चाहें, लेकिन एंड में डॉट एच टी एम एल लगाना लाजमी है, और यहाँ से ऑल फाइल्स भी करना लाजमी है। उसके बाद मैं यहाँ पर सेव करूँगा, और अब मेरे पास यहाँ पर फाइल का नाम लिखा आना चाहिए। अब इस इन दोनों टैग्स के बीच में मैं कुछ भी जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। मैंने क्या जावास्क्रिप्ट लिखनी है, पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट यूजर नेम, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यूजर नेम इक्वल, मैं यूज़र को प्रॉम्प्ट करूँगा, फंक्शन है, इनपुट के तौर पे इसको बोलूँगा एंटर, एंटर नंबर 1, इसी तरह, सॉरी, यूज़र num1, यहाँ पर इसको बोलूँगा यूज़र नंबर 2। उसके बाद एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट सम, लेकिन फिर से बात याद रहे कि ये जो आंसर देगा ये स्ट्रिंग देगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में, ताकि प्लस करने पे सही आंसर आए। उसके लिए मैं बजाय बाहर दोबारा जाके ये लिखूं कि यूजर num1 इक्वल पार्स इंट, मैं यहीं पर ही इसको कन्वर्ट कर देता हूँ जब ये मुझे इनपुट दे रहा है। वो किस तरह, मैं इस प्रॉम्प्ट से पहले वेरिएबल दे रहा हूँ, वो सॉरी फंक्शन दे रहा हूँ। यानी यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन को, एक फंक्शन को इनपुट के तौर पे एक फंक्शन दे दिया। यानी ब्रैकेट्स के बीच में हम इनपुट देते हैं ना, तो हमने फंक्शन को इनपुट के तौर पे एक और फंक्शन दे दिया, और इस फंक्शन को इनपुट के तौर पे एक स्ट्रिंग दे दिया। यानी पहले ये वाला फंक्शन चलेगा, फिर इस फंक्शन का जो आंसर आएगा वो इस फंक्शन, जैसे अगर फर्स्ट करें यूज़र 12 एंटर करता है, तो इस फंक्शन का जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और अब ये वाला फंक्शन चलेगा, और फिर इस फंक्शन का जो आंसर आएगा वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, वो वाला फंक्शन 12, वो यहाँ पर आ जाएगा। ये सारा हमें होते हुए दिखेगा नहीं, ये सारा कंप्यूटर के अंदर होगा, लेकिन ये सब होगा, उस फंक्शन का जो आंसर आएगा यहाँ पर आ जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा बगैर स्ट्रिंग वाला नंबर, वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। और इस तरीके से हम और इस तरीके से हम इसको आसानी से इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहीं पर ही हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रॉम्प्ट और फंक्शन, और इनपुट के तौर पे एक इंटीजर दे रहे हैं, और स्ट्रिंग दे रहे हैं, एंटर नंबर 2, सॉरी नंबर 1, और यही चीज़ हम इस वाले वेरिएबल में भी कर देंगे। और इसको मैं यहाँ पर एंड कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर देता हूँ स्क्रीन पे आंसर, console.log यूज़र num1 प्लस यूज़र num2। मैं इसको सेव करता हूँ दोबारा से, फाइल एज सेव में जाके, या फिर कंट्रोल S दबाकर। और अब मैं जहाँ पर मैंने इसको सेव किया था, मैंने इसको डेस्कटॉप में सेव किया था, तो मैं इसको डेस्कटॉप से ही इसकी कॉपी पाथ कर लूँगा। या फिर एक आसान तरीका होता है, वो आसान तरीका क्या होता है, मैं यहाँ पर जाऊँ, और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ लिख सकता हूँ फाइल, और आगे 3 स्लैश डालकर मैं उसका एड्रेस लिख सकता हूँ। या फिर अगर आपको एड्रेस लेना नहीं आ रहा, तो आप इसका एड्रेस इस तरह भी ले सकते हैं। आप जहाँ पर आपने फाइल सेव करी है, मैंने जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव करी है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, यहाँ अपनी फ़ाइल ढूंढूंगा, यहाँ मेरी फ़ाइल किधर है, मेरी फ़ाइल कहाँ से हुई है, फाइल का नाम मैंने रखा था प्रोग्राम 1, तो प्रोग्राम 1 की फ़ाइल ये सेव हुई है, ये रही मेरी प्रोग्राम 1.html। मैं यहाँ पर जाके
इसका पाथ कॉपी करूँगा, यानी इसका एड्रेस कॉपी करूँगा प्रॉपर्टीज़ में। ये कहाँ पर सेव है? सी यूजर्स डेस्कटॉप में। तो इसको कॉपी करूँगा, ओके करूँगा, दोबारा से अपने ब्राउज़र में जाऊँगा, यहाँ पर उसका एड्रेस पेस्ट करूँगा फाइल के आगे, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरे पास ये फोल्डर खुल जाएगा। यहाँ से मैं अपनी प्रोग्राम वाली फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये रही program1.html, और अब मेरा प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। अगर आप विल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके जो फाइल है जिस पर आप कोड लिख रहे हैं, वहाँ पर आप यहाँ क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ पर आ रहा होगा कॉपी पाथ, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके पाथ पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो ये स्क्रिप्ट चल जाएगी। एंटर नंबर 1 लिखता हूँ 12, एंटर नंबर 2 लिखता हूँ 15, एंटर करता हूँ और मेरे पास आंसर नहीं आया। अब क्योंकि हाँ, क्योंकि क्योंकि हमें पता है कि हमने कंसोल पे आंसर प्रिंट किया है, तो हम कंट्रोल शिफ्ट आई करके जाके आंसर देख सकते हैं कि आंसर 27 आ गया है। लेकिन वो लोग जो जो नॉन प्रोग्रामर हैं, जो नॉन टेक्निकल हैं, उनको तो कंसोल खोलना नहीं आता, तो हम ये वाला आंसर भी स्क्रीन पे कैसे दिखाएं? तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, एक होता है अलर्ट। अलर्ट में क्या होता है? अलर्ट में मैं कोई भी डाटा दे सकता हूँ, वो डाटा जो है एंटर करूँगा तो इस तरह ही जिस तरह प्रॉम्प्ट आया था उसी तरह आ जाएगा, लेकिन अब मेरे पास कोई इनपुट बॉक्स नहीं आएगा, तो मैं अलर्ट में भी डाटा शो करा सकता हूँ। याद रहे कि ये स्क्रिप्ट चल रही है तो मैं यूज़र num1 का वेरिएबल इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर वही वाली फाइल खोली है जिस फाइल में मैंने कोड लिखा था। यूज़र num2 एंटर करूँगा तो इस तरह मैं अलर्ट में भी आंसर दिखा सकता हूँ, या फिर मेरे पास एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें भी मैं इनपुट दिखा सकता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला फंक्शन कहाँ पर आउटपुट दिखाएगा? यहाँ स्क्रीन पर। यानी कि मैं कंसोल बंद कर दूँ, अब मैंने इस फाइल में कुछ नया कोड लिखा है, मैंने इस फाइल में कुछ नया कोड लिखा है, लेकिन ये जो कोड है ये इस नोटपैड में सेव नहीं होगा। ये जो कोड है ये नोटपैड के अंदर सेव नहीं होगा। किस वजह से? क्योंकि ये जो कोड था ये मैंने कंसोल में लिखा है, मैंने तो यहाँ पर चेंजेस करी हैं, डॉक्यूमेंट और राइट वाला फंक्शन लिखा है, उसके लिए मुझे दोबारा से नोट पैड में भी वो फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैं अपने यूज़र की जो भी यूज़र है मेरी वेबसाइट इस्तेमाल करेगा कैलकुलेशन के लिए, उसकी आसानी के लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़र num1+2, इसको सेव करूँगा, और अब जाके जब मैं इस ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा, सॉरी, इस ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा, तो अभी दोबारा से मुझे पूछेगा एंटर नंबर 1, मैं लिखूँगा 12, एंटर नंबर 2 मैं लिखूँगा 15, एंटर करूँगा तो मेरे पास आंसर डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाले फंक्शन की वजह से स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से मैं आउटपुट दिखा सकता हूँ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र से पूछूँ कि उसको बाकी में ऐड भी कराना था, मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं कराना था। तो मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, दोबारा यूज़र से पूछता हूँ कि उसका ऑपरेटर कौन सा है। अब मैं इस वेरिएबल का नाम रख देता हूँ यूज़र ऑपरेटर, या फिर सिर्फ ऑपरेटर भी लिख सकते हैं, यूज़र लगाना ज़रूरी नहीं है। और मैं इससे पूछता हूँ कि एंटर ऑपरेटर, यानी प्लस कराना है, माइनस कराना है, या डिवाइड कराना है। प्लस कराना है, माइनस कराना है, या डिवाइड कराना है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, दोबारा से अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, इस फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, अभी मुझसे पूछेगा एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2 और ऑपरेटर। मैं इसको बोलता हूँ मुझे माइनस कराना है, लेकिन फिर भी मुझे ये 27 दिखा रहा है, क्योंकि अपने कोड में मैंने इसको सिर्फ एक ही काम करने को कहा है। जावास्क्रिप्ट उससे दोनों नंबर लेगा, उससे ऑपरेटर पूछेगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन करेगा सिर्फ प्लस ही, क्योंकि मैंने उसको कोई और काम करना सिखाया नहीं है। तो मुझे जावास्क्रिप्ट को सिखाना पड़ेगा कि अगर वो माइनस बोले तो माइनस करना, अगर वो मल्टीप्लाई बोले तो मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बोले तो डिवाइड करना। ये मैं जावास्क्रिप्ट को किस तरह सिखाऊंगा